बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स मेनली वो होते हैं जिनके पास OH ग्रुप होता है, यानी कि किसी भी मिथाइल या इथाइल या अल्काइल ब्रांच के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तो वो मेनली अल्कोहल्स कहलाते हैं। अल्कोहल्स का मेन फार्मूला CN H2N+2O, ठीक है। इस तरह से जो है वो इसका फार्मूला आ जाएगा, यानी कि सेम एज जो है वो अल्केन ही फार्मूला है, एक्स्ट्रा एडिशन सिर्फ O की है। और ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं ऑफ अल्केन, ठीक है। किस तरह से? अल्केन की कोई भी अल्काइल ब्रांच, उसके साथ कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दीज आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कुछ ये थोड़े से स्लाइटली एसिडिक होते हैं। बाकी अगर आप परफ्यूम को अपने जहन में लगा रखें तो आप जो है वो इसके ये वाले कैरेक्टरिस्टिक याद कर सकते हैं। कलरलेस नज़र नहीं आता, टॉक्सिक, लिक्विड, ठीक है। परफ्यूम कलरलेस भी होता है, टॉक्सिक भी होता है, लिक्विड भी होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल भी होती है और बर्निंग टेस्ट भी होता है। उसके अलावा रेडिली सोलेबल होते हैं अप टू ब्यूटानॉल, ठीक है। यानी कि जब तक C4 तक होगा OH, तो तब तक जो है ये सोलेबल होंगे। क्यों सोलेबल होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जस्ट लाइक वाटर, इनके अंदर एक OH ग्रुप होता है जिसके पास इतनी अफिनिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्डअप कर सके। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अल्कोहल के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स। वाई? बिकॉज अल्कोहल्स के पास OH ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, तो इस तरह से वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अल्केन्स जो होते हैं मेनली गैसेस होती है, इनके पास तो कोई इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, तो हाउ कैन बी दे हैविंग मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक जो था वो था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑल द रिएक्शन इन विच वी गेट अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिएक्शन इन विच अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन दिखाई गई है मैथनॉल की। मैथनॉल क्या है? मैथनॉल मेनली वो है जिसके अंदर CH3OH इस तरह से है, ठीक है। और इसको जो है वो पहले प्रिपेयर करते थे डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जिसको वुड स्पिरिट कहा जाता था उस ज़माने में। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मशीनरी आई है, और मशीनरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन के जो तरीके थे वो चेंज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड या आप जो है वो हाइड्रोजन गैस या आप वाटर गैस की मदद से कैटलिस्ट और उसी के मुताबिक प्रेशर, उसी के मुताबिक टेम्परेचर लगाकर आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से ये सारा मशीनरी के थ्रू से गुजरता है। सबसे पहले तो इसे गैस प्यूरीफायर से गुजारा जाता है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस किस हद तक कंप्रेस करना है? 200 ATM तक, ठीक है। उसे 200 ATM तक कंप्रेस करना है। 1 ATM के अंदर 760 टोर होते हैं, तो 760 मल्टीप्लाई बाय 200 जो है वो इस तरह इतना आपने जो है वो उसे कंप्रेस करना है। उसके बाद जो है वो उसे एक यहाँ एक कैटलिस्ट टावर के अंदर से गुजारना है। उसके अंदर इस तरह के 2 स्प्रिंग होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके जो है वो हमने ये 2 ऑक्साइड यूज़ करने एज अ कैटलिस्ट इन कैटलिस्ट टावर के अंदर। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखना है? 450 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद यहाँ से जब गुजर जाएगा उसके बाद हमने जो भी मटेरियल आया उसे कंडेंस करना है, ठंडा करना है, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद उस मटेरियल को ठंडा करना है। फिर जो बाकी बच जाएगा वो मैथनॉल होगी। लेकिन कुछ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो पंप के ज़रिए से दोबारा इस तरह कंप्रेसर के पास भेजना है। प्यूरीफाइंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्यूरीफाई हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा वो गैस प्यूरीफायर से गुजर चुका है। तो इस तरह से हम जब दोबारा भेजेंगे तो इस तरह से वो कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो मेनली यहाँ पर ये दिखाई गई है एक साइड पे तो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मेथनॉल की, और अब ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है किसकी? एथनॉल की। तो इसे किस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है? ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होती है, ठीक है। वो उसके 2 मेथड थे, एक ओल्ड था एक न्यू था। इसका जो एक ही मेथड है वो ज़्यादा चलता है, फर्मेंटेशन वाला। इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? सर्टेन एंजाइम्स जो कि यीस्ट रिलीज करता है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ हमें कितना टेम्परेचर चाहिए था? 450 डिग्री सेल्सियस। अ लॉट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल, बट रूम टेम्परेचर राउंड अबाउट 25 डिग्री to 35 इज रिक्वायर्ड फॉर एथनॉल प्रेपरेशन। प्रॉपर एरिएशन होनी ज़रूरी है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का होना ज़रूरी है, और कोई भी प्रिजर्वेटिव का ना होना बेहतर है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मेथड है? एक तो ये मोलासिस से प्रिपेयर किया जा रहा है, दूसरा स्टार्च ग्रेन और फ्रूट जूसेस से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्च से देख लेते हैं। स्टार्च हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के अंदर। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है मेनली जो अल्फा ग्लूकोज होते हैं, जब इनकी ज्वाइनिंग होती है
तो उससे इंटरमीडिएट बनता है माल्टोज, और माल्टोज की फिर ज्वाइनिंग से बनता है स्टार्च। इसीलिए जब हम स्टार्च को तोड़ते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट बाहर आता है माल्टोज, उसकी इंटरमीडिएट के बाहर आने के बाद फिर हमारे पास जो है वो अल्फा ग्लूकोज आते हैं। तो इस तरह जब हम स्टार्च को तोड़ेंगे तो सबसे पहले डायास्टेज एक हम लेंगे यहाँ पर एंजाइम, तो हमारे पास आ जाएगा ये माल्टोज। माल्टोज की फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे वाटर की एब्सेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलेगी ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम जायमेस यीस्ट के थ्रू हम इससे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली ये तो था एक मतलब बिल्कुल जो बुक के अंदर क्या आम दिखाया जाता है कि किस तरह से प्रिपेयर होता है, लेकिन यहाँ पर मेन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर एक जो है वो इस तरह से उसके अंदर जो है वो आप एथेनॉल वाटर को ले लें, इनका मिक्सचर ले लें। अब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 78.5 होता है, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। इनका एक मिक्सचर ले लें, ठीक है। अब उसको फिर यहाँ से उससे कुछ वेपर एवेपोरेट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये ले लिया है उसके बाद हमने अब यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया एथेनॉल, हमने यहाँ पर मेनली पढ़ना है कि हमने किस तरह से जो है वो प्योर एथेनॉल लेना है। अभी हमारे पास जो एथेनॉल आया वो इतना प्योर नहीं है। सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, किस बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। किस तरह से करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस देन आ गया, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन आ गया कंपोनेंट, यानी कि 78.5 और 100 डिग्री सेल्सियस से कम आ गया, तो द डेविएशन विल बी पॉजिटिव। और अगर यही बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा आ गया तो डेविएशन नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास कितना आया है 78.1 डिग्री सेल्सियस, और ये कम था, पॉजिटिव डेविएशन हुई। तो ये जो हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर आया इसके अंदर 95% एथेनॉल थी और 5% वाटर था जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। और इस एथेनॉल को हम कह रहे हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसके बाद कोई डिस्टिलेशन नहीं करनी, ठीक है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि लिक्विड और जो है वो वेपर उसकी कंपोजिशन बराबर हो चुकी है। यहाँ पे कोई हीट नहीं करना, आप इसकी बजाय कोई ड्राइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आपने अगर वाटर की एलिमिनेशन करानी हो तो यहाँ पर जो है वो क्विक लाइम को एक एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया गया। इससे हमें 100% एथेनॉल मिल गई और ये एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाया। अब ये एब्सोल्यूट अल्कोहल तो कहलाया, लेकिन जो एथेनॉल होती है ये ड्रिंकेबल है, तो हमने इसे अनड्रिंकेबल बनाना है। तो इस तरह से बहुत नुकसान होगा, तो इसके अंदर 10% मेथनॉल डाल दें या एसीटोन या पायरिडीन डाल दें, तो इससे जो है वो डीनेचर हो जाती है, उसे कहा जाता है मिथाइलेटेड अल्कोहल, और फिर ये पीने के काबिल नहीं रहती। ये तो हो गया यहाँ तक। अब पाकिस्तान के अंदर कितने तरीके थे, मोलासिस से था, स्टार्च ग्रेन से था, फ्रूट जूसेस से था। नेक्स्ट हम मोलासिस से पढ़ेंगे। मोलासिस होता क्या है, ये रेजिड्यू होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर कैन, ठीक है। जब गन्ने से हम चीनी लेते हैं तो वो वाले प्रोसेस से हमें मिलता है। तो मोलासिस को सबसे पहले जब वाटर हाइड्रोलिसिस करी हमने, इसकी इन्वर्टेज और यीस्ट एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, हमारे पास एक फ्रुक्टोज आया और एक ग्लूकोज आया। यानी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आया, इसका मतलब ये कि इसका इंटरमीडिएट जरूर सुक्रोज होगा। तो उसके बाद हमने ग्लूकोज की फर्दर जो है वो जाइमेज एंजाइम और यीस्ट के थ्रू जो है वो हमने जब प्रोसेसिंग करवाई, हमारे पास दोबारा से अल्कोहल आ गया। अब ये तो थे दो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के, और ये एरो जो है वो प्रेपरेशन की तरफ है, तो इट विल शोज दैट कि यहाँ पर प्रेपरेशन हो रही है और अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो है थर्ड वन, कि किस तरह से हम बाकी कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम हासिल कर सकते हैं अल्कोहल, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी कुछ तरीके बताए गए हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, कोई भी आप जो है वो रिडक्टिव एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से जो है वो आप इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर LiAlH4 और ईथर की मदद से ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जो है वो ईथर है। जो एस्टर्स है हमारे पास, एस्टर ग्रुप क्या होते हैं, C+O, और एक साइड पर O, एक साइड पर R और एक साइड पर R। तो इस तरह से जब हम वहाँ से करते हैं तो वहाँ से भी हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। बाकी ये जो यहाँ पर मैंने प्रोसेसेस लिखे हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपने पहले पढ़ लिए हुए हैं। अगर मैंने आपको आगे बताया कि केमिस्ट्री को आसान तरीका याद करने का यही है कि जो चीज़ आप एक दफ़ा पढ़ लें तो जब अगली दफ़ा उसे पढ़ने लगे तो पिछली ज़रूर रिवाइंड किया करें। अब वहाँ हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था और हमें मिली थी एल्कीन, तो अगर हम उसका उलट कर दें, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर दें, तो हमें मिलेगा अल्कोहल। सेम कैटलिस्ट के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। और हम अभी रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ के आए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन्स, एपोक्साइड, एस्टर, इनसे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो सब हम देख चुके हैं कि वो कैसे कैसे हमें मिलता है। तो हमने वो वाले प्रोसेसेस भी इसकी प्रिपरेशन के अंदर इनलिस्ट कर लेने हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन।
जाहिर सी बात है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ऑफ कोर्स अल्कोहल मिलेंगे। एंड द एरो टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल शोज दैट अल्कोहल इज टेकन हियर एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो आप यूज कर सकते हैं H2 या पैलेडियम, ठीक है, या अगर आप प्रोड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।